मैं आप लोग को आइसोमेरिज्म सिखा रहा था कल के लेक्चर में बेटा, है ना। This call is now being recorded. और आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म कल की क्लास में पूरा कंप्लीट कर लिया था, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ये पूरा का पूरा मैंने कल के लेक्चर में आपको सिखा दिया था बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से अभी पढ़ने का शुरू करने का हम लोग को, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, Yes, स्टीरियो sir. आइसोमेरिज्म पूरा समझ में आ गया बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो चार है बहुत इजी हाँ होते सर। हैं, होते नए, लेकिन है आप लोग के लिए बहुत इजी। और फिर उसके बाद में हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वो अपने को आज के लेक्चर में पढ़ना है बेटा। ठीक है, तो अभी हम लोग को पढ़ने का क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक हम लोग का कल हो गया था, है ना। ये पूरा कंप्लीट हो गया था हम लोग का डीएल वाला पार्ट पूरा, है ना। हम लोगों को पढ़ना शुरू करना है अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टोटल चार होते हैं बेटा। पहला है आपका आयोनाइजेशन, दूसरा है लिंकेज, तीसरा कोऑर्डिनेशन है, और चौथा होगा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, चार आइसोमेरिज्म होते हैं आपके। पहला आपका आयोनाइजेशन, दूसरा लिंकेज, तीसरा कोऑर्डिनेशन, और जो लास्ट वाला है आपका वो है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। देखो हम लोग को पहचानना ही सीखना है कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होता है ना। अब देखो इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है CONH3 5SO4 और बाहर लिखा है Br, और दूसरा कंपाउंड लिखा हुआ है CONH3 5Br और बाहर लिखा हुआ है SO4। दिख रहा है बेटा ये एग्जांपल आपको, ठीक है ना बेटे। इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं। देखो ये एक है और ये दूसरा है। तो NH3 तो इसके अंदर इंटैक्ट है, NH3 तो वहां का वहां ही है। सल्फेट पहले वाले में अंदर है और सल्फेट दूसरे वाले में बाहर है। ठीक है, पहले वाले में Br बाहर है और Br दूसरे वाले में अंदर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पहला वाला है वो आयोनाइजेशन के बाद में कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर ब्रैकेट तो वैसे के वैसा रहेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो कभी भी आयोनाइज होता ही नहीं है ना। तो जो बाहर आपका Br है वो इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा सर Br माइनस के फॉर्म में, तो Br माइनस के फॉर्म में वो रिमूव होगा। ठीक है, और अगर मैं दूसरे वाले में आपसे पूछूं तो उसके अंदर कौन सा आयन निकलेगा, तो आप बोलोगे सर Br तो अंदर चला गया है, बाहर सल्फेट है, तो इसके अंदर से सल्फेट निकलना चाहिए। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल में Br माइनस निकलेगा, दूसरे एग्जाम्पल में सल्फेट। अब आप चेक कर रहे हो कि आयन है तो सेम कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन लोग का बिल्कुल सेम है, लेकिन जो आयंस ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अलग अलग आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग पहली बात बुलाते हैं बेटा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द काउंटर आयन इज एबल टू डिस्प्लेस लिगेंड विथ इटसेल्फ। जो काउंटर आयन था इसके अंदर वो Br था, वो अंदर वाले लिगेंड को खुद से डिस्प्लेस कर दिया, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को पहचानने का एक सिंपल तरीका ही है बेटा कि बाहर वाला अंदर और अंदर वाला बाहर, अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है तो वो कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म होगा बेटा, तो आयोनाइजेशन। बाहर का Br अंदर चला जाएगा और अंदर का एक सल्फेट बाहर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब ऐसा नहीं खाली Br और सल्फेट के केस में नहीं हो सकता, बाहर क्लोरीन होता और अंदर ब्रोमीन होता, और दूसरे स्ट्रक्चर में क्लोरीन अंदर आ जाता और Br बाहर चला जाता, तो भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कुछ समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? हाँ सर. है ना, पक्की बात है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखो बहुत इजी है। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग
विच वन इज द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस, है ना। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है बेटा, एक बार कई सालों पहले बेटा, ये आपको पूरा का पूरा 4 मार्क के लिए बोर्ड में लिखने को आया था। चारों के चार एक साथ में लिखने को आए थे और 4 मार्क के लिए आए थे। उसके बाद में रेगुलर पैटर्न के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि इन चारों के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आप लोगों को पूछे जाते हैं आप लोगों के बोर्ड लेवल के एग्जाम में, कि बी आर अंदर, बी आर बाहर, ऐसा क्लोरीन अंदर, क्लोरीन बाहर, आयोडीन अंदर, आयोडीन बाहर, हाइड्रोक्साइड अंदर, हाइड्रोक्साइड बाहर। तो आपको खाली इतना ही देखना है, अंदर बाहर बाहर अंदर। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एग्जाम्पल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रक्चर दे देंगे, इसका स्ट्रक्चर दे देंगे और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, और 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कि इसका आयोनाइजेशन आइसोमर कौन है। तो बी आर जिसमें अंदर और सल्फेट बाहर हो, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बी आर सल्फेट ही हो सकता है बेटा, इसके अंदर बी आर और एक अमोनिया भी एक्सचेंज हो सकता है, पर्टिकुलर एक्सचेंज होना चाहिए। ये एक आपको चीज याद रखनी है बेटा। ठीक है, चलो अब उसके आगे है फिर लिंकेज। लिंकेज में बाहर से अंदर, अंदर से बाहर कोई भी नहीं आएगा बेटा। लिंकेज आइसोमेरिज्म को देखने का सिर्फ एक ही तरीका है बेटा, कि उसके अंदर एम्बीडेंटेड लिगैंड होना चाहिए, है ना। जैसे एम्बीडेंटेड लिगैंड अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, वो होता है NO2, है ना। NO2 होता है कि नहीं, एक NO2 होता है, और जनरली एक क्या होता है आपका SCN, थायोसायनेटो, ठीक है ना बेटा। और ये नाइट्रीटो, अगर नाइट्रीटो प्रेजेंट है और लिंकेज उसके अंदर N से है, और दूसरा मॉलिक्यूल बना के दिया है उसके अंदर भी NO2 प्रेजेंट है, लेकिन लिंकेज O से है, ONO। ठीक है, तो ऐसे टाइप में हम लोग बोलेंगे कि पूरा का पूरा पार्ट सेम है, फर्क सिर्फ लिंकेज का है। एम्बिडेंटेड लिगैंड एक बार नाइट्रोजन से लिंकेज कर रहा है और एक बार ऑक्सीजन से लिंकेज कर रहा है, उसको हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लो बेटा, यहाँ पर है आपका NO2, यहाँ पर है आपका ONO। तो पहले मॉलिक्यूल में लिंकेज नाइट्रोजन से हुई पड़ी है, दूसरे में लिंकेज ऑक्सीजन से हुई पड़ी है। तो हम लोग देख के बता सकते हैं बेटा कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया आपका, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब मान लो कि NO2 की जगह पर एक मॉलिक्यूल में HCN होता और दूसरे मॉलिक्यूल में NCS होता, तो आप क्या बोलते बेटा, इसको भी लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं, क्योंकि एक में सल्फर है और एक में N है। कभी कभी CN भी होता है, CN में लिंकेज कभी कभी कार्बन से होती है, और आइसोसाइनाइड में NC होता है। तो ये सारे ही एग्जाम्पल आते हैं बेटा लिंकेज में, और तो कुछ हो नहीं सकता इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक भी? कुछ प्रॉब्लम है बेटा? आयोनाइजेशन में नो बाहर का सर। अंदर और अंदर का बाहर, ऐसी सिचुएशन होगी। लिंकेज में अंदर का अंदर ही रहेगा, बाहर का बाहर ही रहेगा, लेकिन जो अंदर वाला है वो एम्बिडेंटेड लिगैंड है, तो एक मॉलिक्यूल में वो एक पर्टिकुलर एटम से बॉन्डिंग किया होगा और दूसरे मॉलिक्यूल में दूसरे पर्टिकुलर एटम से बॉन्डिंग किया होगा। तो लिंकेज या बॉन्डिंग का डिफरेंस है, तो उसको हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे बेटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब तीसरा हाँ है सर। आपका बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को पहचानना बेटा एकदम सिंपल है, सबसे सिंपल है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को पहचानना। कैसे सिंपल है? कोऑर्डिनेशन में कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होगा और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अभी IUPAC से इतना आपको समझ में आ गया है ये मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स, एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स, मतलब उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर दो दो बार स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे बेटा, है ना। जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो कि CONH3 6 है और CrCN6 है, ये एक मॉलिक्यूल है बेटा, एक पूरा मॉलिक्यूल है, इसका कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। अब इस वाले में तो कौन सा आइसोमेरिज्म ही पॉसिबल है, खाली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही पॉसिबल है। अब जरा देख लो कि उसको पहचानते कैसे हैं। लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है बस खाली, या बोलो कि CMA का एक्सचेंज होता है, बात एक ही होगी बेटा। CR के साथ में पहले कौन से लिगेंड्स थे, CN6, दूसरे मॉलिक्यूल में CR के साथ में NH3 6 हो गए। हाँ सर।
ठीक है, पहले वाले मॉलिक्यूल में कोबाल्ट के साथ में NH3 6 थे, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में कोबाल्ट के साथ में CN6 हो गए। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया क्लियर हो रही होगी। पहली बात तो पहचानने का तरीका ये है कि कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और एक्सचेंज जो होना चाहिए वो या तो CMA का होना चाहिए तो लिगेंड का होना चाहिए। एक ही बात है ना बेटा, CMA इधर उधर हो जाए तो भी लिगेंड तो एक्सचेंज हो ही गए, है ना। हाँ CR सर। CN6 के साथ में पहला, बाद में CR NH3 के साथ हो गया। ठीक है, अब ऐसा भी बोल सकते हो कि आप कि पहला CN6 जो है ना वो CR के साथ था, अब CN6 CO के साथ है। ठीक है, और एक बात याद रखना बेटा कि पूरा पूरा एक्सचेंज करने की भी जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा 6NH3 उधर चले जाए और पूरा का पूरा 6CN इस तरफ आ जाए, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं। कम से कम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट में कम से कम एक लिगैंड का भी एक्सचेंज होता है तब भी उसको बोलेंगे तो बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा कि CONH3 6 है, तो इसमें CONH3 5 तो रहे, एक NH3 की जगह पे CN आ जाए, और इसमें CN6 की जगह पे 5 हो जाए और एक CN की जगह पे NH3 आ जाए, तब भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही बोलेंगे। हाँ ठीक सर। है, इसका मतलब कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और कम से कम एक आधा लिगेंड तो इधर उधर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हुआ होना चाहिए। सारे ही हो जाए तो भी चलेगा, 3 4 हो जाए तो भी चलेगा, कम से कम एक भी हो जाए तो भी चलेगा। ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, देखो यस इसमें तो सर। सिर्फ इतना ही लिखा है बेटा कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस when both cationic part and anionic part of coordination compound are कॉम्प्लेक्स। complex, है ना। अगर इतना दिख गया आपको तो आप सिंपल सा पहचान तो लोगे कि बेटा इसके अंदर ना तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, ना तो इसके अंदर लिंकेज हो सकता है, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन ही हो सकता है। ठीक है ना, और बाद में फिर ऑप्शन को करेक्ट सिलेक्ट कर लेने का उसके अंदर। ठीक है, चलो तो ये तीसरा हो गया। और आपका जो फोर्थ और लास्ट है बेटा वो है आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट ये वर्ड ही बेटा सॉल्वेंट से आया है। ठीक है, और सॉल्वेंट जनरली होता है H2O, तो H2O अगर सॉल्वेंट है तो ऐसे को हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। पहला लाइन पढ़ो। Yes, sir. This form of isomerism is also known as hydrate isomerism when water is involved as a solvent, और जनरली देखना बेटा कि वाटर ही होगा। ठीक है, और कभी कोई आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये ना ये एक्चुअली है ना ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है बेटा। देखो इसके अंदर एग्जांपल देखो, CrH2O6 और बाहर Cl3। ठीक है, अब जैसे H2O देखना ना, H2O जैसे देखो ना तो वैसे आपको सॉल्वेंट याद आना चाहिए, और सॉल्वेंट से सॉल्वेट आइसोमेरिज्म याद आना चाहिए। और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में खाली देख लो अब कि हो क्या रहा है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ही हो रहा है। देखो लेकिन किसका हो रहा है, H2O के साथ में क्लोरीन का हो रहा है। एक क्लोरीन अंदर आ रहा है और एक H2O बाहर जा रहा है। तो जब भी आयोनाइजेशन में बाहर अंदर अंदर बाहर में H2O का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक है, तो ऐसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को हम लोग सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज सिमिलर टू, क्या लिखा है, दिस इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाँ आयोनाइजेशन सर। आइसोमेरिज्म सिमिलर है। सॉल्वेट आइसोमर डिफर बाय वेदर और नॉट अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल आयन। ठीक है, डायरेक्टली बॉन्डेड H2O है या नहीं है। देखो यहाँ पे H2O6 थे पहले वाले में H2O6, और फिर क्या हुआ कि एक H2O बाहर चला गया तो उसकी जगह पे एक Cl को अंदर तो आना ही पड़ेगा ना बेटा, हाँ कोऑर्डिनेशन सर। नंबर किसी वैल्यू का फिक्स होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक H2O बाहर चला जाए बस खत्म। बाहर अगर कोई मॉलिक्यूल जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए किसी को अंदर आना ही पड़ता है बेटा। तो एक H2O5 हो गया और एक H2O बाहर चला गया तो बाहर एक चला Cl को गया। अंदर आना पड़ा। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही हिस्सा है। बाहर से कोई चीज अंदर आएगी, अंदर से कोई चीज बाहर जाएगी, ऐसा ही होने वाला है। लेकिन
फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसके अंदर जिसका एक्सचेंज होगा ना, उसके अंदर एक सॉल्वेंट मतलब H2O होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वाले पार्ट को हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म से पहचानेंगे बेटा। ठीक है, इन दिस देखो लिखा है ऑलवेज H2O इज वर्किंग एज सॉल्वेंट, हमेशा H2O ही वर्क करता है एज सॉल्वेंट। बहुत रेयर केस में आपको कभी इथेनॉल देखने को मिल जाएगा, वरना तो आप लोग को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग H2O ही मिलेगा। और H2O दिख गया अगर, तो आपको इतना समझ जाना है बेटा कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म तो एग्जिबिट ये कर ही सकता है। समझ गए आप यस लोग? सर। तो टोटल टाइप के हम लोगों ने आइसोमेरिज्म जो अभी पढ़े हैं वो 4 आइसोमेरिज्म पढ़े हैं। पहला वाला कौन सा था माधव, बोल फटाफट। सर आइसोमेरिज्म। पहला कौन सा आइसोमेरिज्म था इसमें अभी स्ट्रक्चरल में? सर ये वाला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म सबसे पहला पढ़ा हम लोगों ने। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की पहचान क्या है बेटा, कैसे सर पहचानोगे आप? उसमें उसमें सर एक मॉलिक्यूल जो होता है, जो एलिमेंट का। लिगेंड। हाँ सर। हम्म। लिगेंड लिगेंड वो सर बाहर जाता है हम्म। और कोई दूसरा एक अंदर आता है सर, जो वेरी गुड बाहर। बेटा, तो आयन हाँ तो जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। हाँ जब सर। कोई बाहर हाँ चला सर। जाएगा तो वो आयोनाइज हो सकता है, और जो अंदर आ जाएगा वो आयोनाइज कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर जो हाँ सर। एक्सचेंज हो रहा है उसके अंदर अगर लिगेंड एक न्यूट्रल H2O है, तो हाँ सर। ऐसे टाइप के आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? सर हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, मतलब ये वाला हाइड्रेट अभी जो। आइसोमेरिज्म है। हाँ सर। तो ऑप्शन में आप लोग को लड़ना नहीं है बेटा, हाइड्रेट भी लिखा हुआ हो सकता है और सॉल्वेट भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन दिखाई दे उसके अकॉर्डिंग करना है बेटा। और हाँ देखो जो 2 पेज की नोट्स लिखी हुई है इसके अंदर, अगर आपको 4 मार्क के लिए ये थियरी लिखने को आती है जो बहुत पहले आ चुकी है बोर्ड में एक बार, तो भी आपके सामने पूरा नोट्स बना हुआ है। और 4 मार्क के लिए दिस इज मोर देन सफिशियंट बेटा, आप लिख भी रहे हो और साथ में एक एग्जाम्पल भी दे रहे हो, तो सबका हाफ हाफ मार्क भी जोड़े तो 4 मार्क आपको इजीली मिल जाएगा बेटा इसके अंदर, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, तो ये एक चीज था। अच्छा उसके बाद में मुर्तुजा बताएगा सेकंड आइसोमेरिज्म कौन सा पढ़ा बेटा हमने? सर मुर्तुजा नहीं है सर। अभी तक नहीं आया क्या? नहीं सर, पता नहीं। वो सर एक्चुअली ना उसको कल से है ना, वो स्किन पे रैशेस हो गए हैं सर, तो उसकी तबीयत खराब रह रही है 2 दिन से। हम्म। चलो तो अब्दुल बोलो। यस अब्दुल। सर। सर सेकंड आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म है सर। लिंकेज आइसोमेरिज्म की पहचान क्या है बेटा, कौन सा लिगेंड होता है उसके अंदर? सर दो अलग मतलब सर अलग एलिमेंट जो अलग अलग स्टार्ट हो, मतलब सर एक NO2 हो और दूसरे के हम्म। अंदर ONO हो। हाँ तो ऐसे टाइप का पूछ सकता है बेटा कि कौन सी लिगेंड के प्रेजेंस से लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो वो टाइप के लिगेंड को हम लोग बोलते हैं बेटा एम्बीडेंटेड। याद करो बेटा ना, एम्बीडेंटेड वर्ड मैंने यूज किया हुआ है। एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम्स तो दो दो हैं, लेकिन वो बॉन्डिंग एक से ही करता है। एक मॉलिक्यूल में उसने N से किया और दूसरे मॉलिक्यूल में उसने O से किया, ठीक है। तो ऐसे टाइप को हम लोग बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। और तीसरा बोलेगी पिनांग। यस सर। तीसरा सर कोऑर्डिनेशन। उसमें क्या था? सर उसमें 2 कैटायन कैटायन और 2 एनायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होने चाहिए। हाँ, कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होता है और और एनायनिक पार्ट एनायन। भी कॉम्प्लेक्स होता है। और जो दूसरा हाँ। मॉलिक्यूल उसके अंदर होता है ना, उसके अंदर लिगेंड का एक्सचेंज हुआ हुआ मिलेगा आपको, है ना। पहले में यस क्रोमियम अगर सर। अमोनिया के साथ में है तो दूसरे में क्रोमियम साइनाइड के साथ में हो जाएगा। इस तरीके का एक्सचेंज अगर आपको मिलता है तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन। आइसोमेरिज्म। और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है बेटा, ठीक है। तो दैट यस एंड्स सर। अवर आइसोमेरिज्म पार्ट। आइसोमेरिज्म में आपको मैंने स्ट्रक्चरल के चारों अलग से और स्टीरियो में काफी डिटेल में आपको मैंने कल के लेक्चर में करवाया था। कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से पहचानते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से पहचानते हैं। कभी कभी आपको दिख जाता है कि इसके अंदर लिगेंड तो 3 ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 6 निकल आते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की पहचान मैंने कल आपको सिखाई थी।
जैसे मैंने आपको बताया था कि जो COEN थ्राइस है, तो उसके अंदर डाइडेंटेड लिगेंड अगर थ्राइस की क्वांटिटी में प्रेजेंट है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ लिंकेजेस तो फिर 6 हो जाएगी और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में करवाए थे बेटा, बराबर है? ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने आइसोमेरिज्म को बहुत डिटेल में कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को जो पढ़ना शुरू करना है बेटा, वो है आपका वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थियरी को एग्जैक्टली हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में किया हुआ है बेटा। वैलेंस बॉन्ड थियरी भी करी हुई है हमने, उसके बाद में VSEPR भी किया हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी करी हुई है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को एक वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़नी है और एक नई चीज पढ़नी है बिल्कुल, और वो है आपकी क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, अब ये दो पार्ट अपने बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर बाकी है बेटा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी से, है ना। वैलेंस बॉन्ड थियरी से कुछ चीजें जो आपको पहले से याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ किस तरह से आप अटेंड करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले आप ये चीज याद कर लो, जो मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है, ये SE नहीं है, ये SC है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। किसको किसको याद था ये? यस सर। याद होना चाहिए बेटा। ये कौन सी सीरीज है पीरियोडिक टेबल में? डी ब्लॉक की 3D सीरीज है ये। याद है ना बेटा, 21 से लेके 30 तक का एटॉमिक नंबर है इसका, क्योंकि ये सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये अगर पता है तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन में इसका आपको करवाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रहा था क्या, स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 21। 21 से शुरू करना है, 30 पे एंड करना है। और वैलेंस बॉन्ड थियरी को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता ही होना चाहिए। अगर बोले कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कैसे आएगा? आर्गॉन, बेटा एक मिनट। हाँ सर। हाँ, तो क्या कह रहे थे? स्कैंडियम क्या होता है? हाँ 21, हाँ ठीक है ना। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बेटा। स्कैंडियम के बाद में, स्कैंडियम में आर्गन होता है हीथिन। पहले आर्गॉन। ठीक है, आर्गॉन होता है, बाद में होता है बेटा 4s2। 4s2 होता है इसके अंदर, और क्या होता है बेटा? 3d1। हाँ ठीक है ना। आर्गॉन क्योंकि 18 तक होता है, और 4s2 होता है 18 + 2 20, और डी के अंदर 1 होता है इसके अंदर, 3d1। ठीक है, ये सबको पता चल रहा है बेटा, है ना। ये यस सर। बिल्कुल पीरियोडिक टेबल हम लोग मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो पढ़े थे, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वही बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद में अगर मुझको कोई बोले कि टाइटेनियम का लिख के बताओ,
सर आर्गन 4s2 3d2। वेरी गुड बेटा, आर्गोन आएगा, 4s2 आएगा, 3d2। 3d2 आ रहा है बेटा, सबको समझ में आ रहा है ये कैसे लिख रहा हूं मैं, है ना। और उसके लिए ये सीरीज का याद होना बहुत जरूरी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। और इसके अंदर दो एक्सेप्शन भी आते हैं, पता है ना बेटा। वेनेडियम का कितना होता है? 23। हाँ सर। क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन, फिर अपना 4s2 और d3, 3 थ्री हाँ डी थ्री याद रखना है बेटा, 3d3। ये नंबर हमेशा डी के पावर में रेज होता है ना। क्रोमियम वॉज द फर्स्ट एक्सेप्शन, क्रोमियम पहला एक्सेप्शन था जो 24 होने के बाद भी, आर्गोन तो था लेकिन 4s1 था और 3d क्या था, 5। आया, याद आया बेटा? हाँ सर। वैसे 4s2 और 3d होना चाहिए था, लेकिन हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल के 3d में चला जाता है, तो 4s1 और 3d5। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या था, मैंगनीज, वो हाँ कितना सर, होता है आपका? 25 सर। 25। सर वो हाँ वो तो 4s2 और 3d5। वो 3d 4s2 और 3d5 होगा। हाँ ठीक सर। है, फिर आगे मैंगनीज के बाद मैंगनीज के बाद सर आयरन। हाँ आयरन, आयरन हाँ सर। 26। हम्म वो क्या होगा? 4s2 3d6। ठीक है, 4s2 3d6। हाँ सर। आयरन के बाद क्या आता है? कोबाल्ट। 27। 3d7 बराबर है। हाँ सर। उसके बाद में निकल। 8। 3d8। उसके बाद में फिर दूसरा दूसरा क्या आता है, कॉपर। उसमें हाँ। एक्सेप्शन, कॉपर में एक्सेप्शन क्या होता है, आर्गोन। 4s1 होता है 4s, और 3d10। वेरी गुड बेटा, 4s और 3d10। एंड लास्टली तो कॉपर जिंक। जिंक। हाँ 4s2 और 3d क्या होता है, 10। 10। ठीक है, हाँ सर। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं बेटा। पहली बात तो ये, एटॉमिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये तो याद रह गए। हम्म ठीक है ना, ये आपको पक्का याद होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर वाले शेप्स याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 4 होगा, अगर 5 होगा। 5 तो रेयरली होगा बेटा, कभी भी नहीं होगा। 4 और 6 में ही हम लोग को काम करना है, लेकिन बाई चांस हम लोगों ने सब पढ़ लेना है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर होते हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन 2 आने के चांसेस हैं। 4 के साथ में वो कैसे निकालना है मैं बताऊंगा आपको। हाँ 4 सर। sp3 को भी बिलोंग कर सकता है और 4 dsp2 को भी बिलोंग कर सकता है। मतलब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, तो आपका आंसर या तो sp3 आएगा या तो dsp2 आएगा। अगर आपका आंसर आता है sp3, तो आपको उस मॉलिक्यूल का शेप लिखना है टेट्राहेड्रल। और हाँ सर। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन आता है dsp2, तो आपको लिखना है बेटा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब sp3 और dsp2 निकालते कैसे, वो मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख के समझाऊंगा।
लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये चीज याद रखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर sp3 आया तो टेट्राहेड्रल, dsp2 आया तो स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आपको देने ही नहीं वाले हम लोग, ना आपके सिलेबस में है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d आती है और उसका शेप ट्राइगोनल, बीच में ट्राइंगल, ऊपर एक पॉइंट नीचे एक पॉइंट, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। ठीक है, खाली ऐसा इंफॉर्मेशन कभी पूछ लिया आपको तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3d होता है और उसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3 भी हो सकता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता शेप को, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमेशा शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। ठीक है ना, sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, शेप तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही आना है। हाँ सर। इतना क्लियर है बेटा? ये टेबल याद हो गया आप लोग को? याद होना चाहिए। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 Yes, में sir. दो ऑप्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो ऑप्शन कौन से हैं? sp3 या dsp2। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दो ऑप्शन, या तो वो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा, लेकिन दोनों ही केस में जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। अब वैलेंस बॉन्ड थियरी को सॉल्व करते हैं। पहले एग्जांपल के लिए CONH3 6+3। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा। CO, देखना कैसे करते हैं। NH3 6 प्लस, ठीक है, अच्छे से जरा देखना। CONH3 6+3 है। सबसे पहले क्या करने का ना, उसके अंदर जो भी आपका CMA है, जो भी आपका CMA है उसका आप क्या करो, सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर के साथ में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का क्या होता है, क्या आपको कैसे पता चलेगा? वो अगर आप वो सीक्वेंस जो मैंने याद करवाया उसको पढ़ोगे तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट। कितना आया? 27। 27। 27। बेटा याद होना चाहिए, इसलिए तो मैं आपको ऐसे टाइम पास के लिए नहीं पढ़ाया बेटा, वो आपको पढ़ा आना चाहिए। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप तभी के तभी लिखो। कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सिखा दिया आपको मैंने, सभी का इनफेक्ट लिखना सिखा दिया। 4s2 और जो 3d है आपका वो कितना है? 7। अरे आ रहा है बेटा समझ में? इतना तक लिख दिया हाँ सर। है ना? अभी आपको कोई भी मॉलिक्यूल देना बेटा, आगे मैं आपको 3-4 और करवाऊंगा बेटा, लेकिन करना यही है। ठीक है, तो आप एक अच्छे से समझो और मैं चाहूंगा कि आगे की 3 आप खुद से कर लो फिर। ठीक है ना, तो CO आपको वो सीरीज में से उसका एटॉमिक नंबर निकाल लेना है और हाँ उसका सर। कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है। अब क्या करना है ना, अब आपको साइड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कोबाल्ट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है ना बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं? हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी उसके ऊपर के चार्ज को बोलते हैं। ठीक है, तो CO के ऊपर चार्ज कितना आएगा? देखो ये NH3 तो बेटा न्यूट्रल है, तो जो भी ओवरऑल +3 चार्ज है वो कोबाल्ट के वजह से ही है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? +3। हाँ ना, कुछ बोलो बेटा। यस यस सर। सर। ठीक है ना, कोबाल्ट sir. के ऊपर का चार्ज निकालने को आ गया। अच्छा, अब क्या करने का ना, ये एक चीज कर लिया हमने, तो उसके बाद में कोबाल्ट के ऊपर वो चार्ज को आप प्लेस करके उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब +3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस? 3। 3। 3 अगर मेरे ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अगर मेरे ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अब हर बार आपको एक ना एक पर्टिकुलर चार्ज तो मिलेगा ही किसी ना किसी कंपाउंड पे, तो आप इतना तो कर लोगे। जैसे अब आ गया आपका आर्गॉन,
ठीक है। और आपने इतनी केमिस्ट्री अब तक पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो वो पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से निकलेगा, बाद में इनर मोस्ट ऑर्बिट से। यस सर। 3 इलेक्ट्रॉन अगर यस सर। निकालने हैं तो 4s बेटा हो जाएगा 0। 4 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके अंदर 4 है, तो फोर्थ शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो, और फिर 3d के अंदर से 1 निकलेगा तो वो 6 बन जाएगा। नहीं आ रहा? यहां तक आया यस समझ आ में कि गया। नहीं आया? यहां तक समझ में आ गया सर आ है ना? मैं गया। बता रहा हूं बेटा, ये स्लो स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि आगे के 3 तुम लोग को खुद से करना है। आर्गॉन 3d6 और 4s 0 हो गया। अब एक काम करो, अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी बना लो। ठीक है, एक मिनट, कैसे करते हैं ये? इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। तो आर्गॉन को तो भूल ही जाओ बेटा, 3d के बॉक्सेस बनाते हैं। डी के अंदर 5 बॉक्स होते हैं, पता है ना? यस सर। और 4s का एक ही बॉक्स होगा बेटा, ये भी आपको पता था। अब 4s के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बेटा, 4s के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन 3d के अंदर 6 है, और 3d के अंदर उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग को फिलअप करना है। कैसे? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करते हुए। समझ में आवे छे? हाँ Yes, हाँ सर। देख, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन फिलअप करो बेटा, पहला, दूसरा यहाँ पे, एरो 3, 4, हाँ सर। 5 और 6। 6। हाँ सर। समझ गया? चलो, इतना तक कर लिया हम लोगों ने। अब आगे व्हाट नेक्स्ट? अब हम लोगों को क्या करना है ना, इसके साथ में अब हमारा पूरा का पूरा लिगैंड भी आ गया। यही तो था। हाँ सर। ये आ गया। अब आपको 2 चीजें करनी है बेटा। 2 चीजों में क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि NH3 एक कैसा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग या वीक, ये आपको पता होना चाहिए। वो कौन बताएगा आपको? वो मैं बताऊंगा आपको कि NH3 स्ट्रॉन्ग है या वीक। लेकिन सर आप एग्जाम के वक्त नहीं बताओगे, है हाँ ना? वही। तो है ना, VBT सॉल्व होगा ना, तो आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल में सीरीज बताने वाला हूं, उसमें सारे ही लिगेंड्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके मैं आपको बता दूंगा भैया कि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग है और ये जो है वो वीक है। ओके सर। अभी फिलहाल के लिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है? हाँ सर। NH3 कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अच्छा, इससे क्या होता है वो सुनो। जैसे NH3 आया ना, उसने अपना प्रकोप डाला इनके ऊपर, सीधा आते के साथ बोला कि सारे लिगेंड्स पैर हो जाओ तो फटाफट। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करवा देना और अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह क्रिएट करना। ठीक है? ये NH3 कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड का डिफरेंस ही ये है। ठीक है बेटा? अब देखो, पूरी क्लास भरी पड़ी है, मोहम्मद सर लेक्चर ले रहे हैं, लेकिन माधव ठहरा बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है? पूरी क्लास भरी हुई है, मोहम्मद सर पढ़ाने हाँ में सर। बिजी है बोर्ड पे, माधव अंदर घुसा और अब्दुल और मुर्तुजा को धक्का मारा और बोला चलो एकदम कोने में चिपक जाओ, मेरे को बैठने को जगह चाहिए। तो बेचारे अब्दुल और मुर्तुजा कर ही क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि माधव बहुत स्ट्रांग है। तो जैसे लिगेंड आया NH3, उसके चेहरे पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आते के साथ अपना प्रकोप डालेगा और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा और बोलेगा मेरे को खाली डब्बा चाहिए, फटाफट जितने भी आप लोग हो एक सब डब्बे में भर जाओ। तो ये जो जितने भी लाल इलेक्ट्रॉन थे मेटल के,
वो सारे के सारे एक डब्बे में जमा हो गए, 3 डब्बे में, है ना, क्योंकि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। नहीं आ रहा? इतना तक समझ आया? अच्छा, यस अगर सर। वीक होता, हाँ सर। वीक होता तो वो क्या बोलता कि भैया आप अपनी जगह पे बैठे रहो, मैं अपना कुछ कर लूंगा। तो ये लाल वाला पोर्शन हिलता भी नहीं अपनी जगह से, वो बोलता तुम लोग अपना अपना कर लो, हम तो नहीं हिलने वाले क्योंकि तू वीक है। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। मेरे को क्यों सुनाई नहीं दे रहा? क्या सर? नहीं सुनाई दिया? कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। हेलो। हेलो। हेलो सर। बोलो तो वापस अभी। हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ, अभी आ गया, अभी आ गया। आया सर? वो ओके। स्पीकर पे हट गया था। हाँ, आ गया, आ गया। चलो, तो ये हो गई पेयरिंग। ये इफेक्ट था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। स्ट्रॉन्ग और वीक वीबीटी सॉल्व करते वक्त मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे चल के आपको पूरी एक सीरीज मिलने वाली है जिसमें 15-20 लिगेंड होंगे, उसमें आपको पता ही चल जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक। ठीक है, वो मेरे ऊपर छोड़ो ओके आप सर। अभी, क्योंकि एक्चुअली ना बीबीटी ने नहीं बताया था ये स्ट्रॉन्ग और वीक। इसके बाद की सीएफटी जो आती है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसने बताया था, और फिर उसको उसको कंसिडरेशन में लेके हम लोग फिर वीबीटी सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको सीएफटी में बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए NH3 को मान के चलो स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो ये था अपना क्या था ये आपका 3D है। 3D सर। 3D के अब 2 डब्बे खाली है बेटा, और इसके बाद तो बेचारा खाली मुंह देखते बैठा है कौन? 4s। ठीक है, और जो बेचारा 4p है ना, इसके आगे 4p भी होता है, वो भी बेचारा पूरी तरह से खाली है। ठीक है, इस तरह से। तो 3D के 2 डब्बे खाली है, 4s का 1 डब्बा खाली है, और 4p के 3 डब्बे। अच्छा सर, आपने ये 4p को क्यों बनाया? 4p के आगे भी तो कुछ होंगे, ऐसे थोड़ी बनाते बैठेंगे हम। तो 4p के 3 डब्बे आपने क्यों बनाए? तो मैं आपको इसका जवाब देता हूं बेटा। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने थे? अरे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने थे इसके अंदर? 6। 6, 6 लिगेंड थे। अच्छा मुझे बताओ कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की खास बात क्या होती है कि उसको बनाने के लिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन लिगेंड देता है। सही कह रहा हूं? तो इसका मतलब अब 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं? तो 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन्स। अरे हाँ ना, कुछ बोलो बेटा। यस सर। हाँ सर। यस एक सर। लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे 6 लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन देंगे ना बेटा। और यस 12 सर। इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए अपने को कितने डब्बे चाहिए? 6 डब्बे चाहिए कि नहीं? एक यस डब्बे सर। में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है बेटा, है ना। तो हम लोग को 6 डब्बे चाहिए थे। अब 6 डब्बे में से 3D के पास 2 डब्बे तो निकले, 4s के पास 1 डब्बा निकला, फिर भी अपने को 3 डब्बे और चाहिए थे, तो मैंने आगे 4p को एक्सटेंड कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा? एक यस समझ सर। में आ गया, आगे समझ में आ जाएंगे बेटा, और कुछ तकलीफ नहीं होती है ना, बहुत इजी टॉपिक है ये। और क्वेश्चन आते हैं, यही साल आया था इसके ऊपर, है ना। समझ में आ गया? 3D के अंदर 2 डब्बे खाली है, 4s के अंदर 1 डब्बा खाली है, मेरे को 6 डब्बे की जरूरत थी, तो मैंने आगे 4p के भी 3 डब्बे बना दिए। अब यस सर। NH3 अपने लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब मैं तो क्या कलर चेंज कर सकता हूँ बेटा? आप लोग कलर चेंज नहीं कर सकते हो, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्रॉस बना बना के रिप्रेजेंट करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
ठीक है, आप क्रॉस बना बना के रिप्रेजेंट करो बेटा। अब ये बताओ कि ये जो ग्रीन में मैंने इलेक्ट्रॉन डाले हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन डाले हैं? लिगेंड से आए हुए लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन। और जो लाल कलर की एरोज बनाई है वो किसके हैं? कोबाल्ट के साथ। हाँ, वो हमारे कोबाल्ट के हैं, मतलब मेटल के हैं। ठीक है। अच्छा, अब लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में डाल रहा है? तो D2, एक S और 3P। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप पूरी शान के साथ में कह सकते हो कि क्या होगा? D2sp3। मैंने आपको बताया ना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो निकाल के बता दिया बेटा यस आपको सर। हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया आप लोग को? चलो, हाइब्रिडाइजेशन से अब कुछ दो चार चीजें हैं। शेप कैसा होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। सर। मैंने बोला sp3d2 हो चाहे D2sp3 हो बेटा, फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ऑक्टाहेड्रल ही शेप होगा। ठीक है। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर देखो, मैग्नेटिक नेचर सारे ही, ये हम लोगों ने पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा है। अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, पेयरिंग में रहेगा सब कुछ, तो हम लोग बोलेंगे डायामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। अब देख के बताओ 3D 4s और 4p में कोई भी इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? नो नो सर। सर। नहीं, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। और जब व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, मैग्नेटिक नेचर विल बी डायामैग्नेटिक। ठीक है। और डायामैग्नेटिक के लिए आप लिख भी सकते हो बेटा कि क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। Yes, paired. सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज, स्पिन। स्पिन में दो आता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद रखना बेटा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाई स्पिन। क्यों? क्योंकि अगर एक प्लस हाफ है, दूसरी भी प्लस हाफ है, तीसरी भी प्लस हाफ है, इस तरह से बहुत सारी स्पिन जनरेट होगी, उसको हाई हाई स्पिन बोलेंगे। लेकिन अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है बेटा, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक दूसरे की स्पिन को वो कैंसिल कर चुके हैं? एक यस ऑर्बिटल में सर। एक की स्पिन प्लस हाफ होती है तो दूसरे की माइनस हाफ, कैंसिल हो गई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्पिन के लिए तो सीधा सीधा लिख सकते हैं कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यस सर। और अगर तीन चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें तो स्पिन कितना है? बिल्कुल जीरो ही है, जीरो स्पिन है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर एक आधा होता तो भी उसको लो स्पिन बोलते हैं हम। और अगर तीन चार हैं तो उसको हम लोग फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेटा। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है। एंड फाइनली इसके अंदर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसको पहचानने का है। तो वो जरा ध्यान रखना बेटा। देखो, जो हाइब्रिडाइजेशन में S और P इन्वॉल्व हो रहा है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 4 है। ये 4 की बात कर रहा हूं, 4 4 है ना। यस सर। और जो D यस सर। इन्वॉल्व हो रहा है ना, D, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है। मतलब जो D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में वो अंदर के ऑर्बिटल का है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ, लेक्चर है? एक, हाँ हाँ, कहाँ पे? अच्छा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया इतना यहां तक? यस सर।
यस सर। ठीक है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां तक मैंने आप लोगों को समझाया, ये पूरा वीबीटी सॉल्व करके दिया, आपको समझ में आया कुछ? यस सर। देखो इसको भी एक साथ में दिखता है क्या आपको? देखो छोटा दिख रहा है ना ये? हाँ सर, पर दिख रहा हाँ है। सर। दिख रहा है बेटा? अभी एक साथ में पूरा का पूरा हो यस गया। सर। देखो आज मैंने नई चीज सीखी। ठीक है, तो जैसे कॉम्प्लेक्स आपको दिया हो तो आपको क्या करने का ना, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। बाद में ऑक्सीडेशन नंबर, आपको चार्ज पता होना चाहिए। फिर आपको उतने इलेक्ट्रॉन निकालने का है उसके अंदर से। फिर लिगैंड को पास बुलाने का है, वो स्ट्रांग है या वीक है ये पहचानना है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी ये पहचानना है। फिर लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर पुट करना है, हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करना है, और चार चीजें, शेप कैसा है, मैग्नेटिक नेचर कैसा है, स्पिन कैसा है, और वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है। क्लियर एकदम? यस यस सर। सर। मेरा बेटा एकदम स्प्राइट की तरह क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये आ गया आपका। देखो ये सब चीजें लिखी हुई है इसके अंदर। CO27 है, आर्गोन 3d7 4s2, बराबर। देखो आप देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, 4s0 3d6 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसका D2sp3 आया है। मिनट। फिर कैसा है वो, ऑक्टाहेड्रल है, बराबर बोला ना मैंने। हाँ डायमैग्नेटिक है, सर, मैग्नेटिक। फोर स्पिन है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। देखो पूरा का पूरा इसको समझा दिया, और मैंने भी आपको लिख के बताया, ऑर्बिटल डायग्राम भी इन्होंने बनाया, सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब क्या करना है ना, CO F6-3 का आपको करके बताना है। CO F6-3। दूसरा है सेकंड, CO F6-3। चलो ट्राई करो बेटा। एक इंफॉर्मेशन जो मेरे पास से आपको लेनी है वो ये है कि जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगैंड है, बस, और कुछ चेंज नहीं। करो, ट्राई करो, फिर उसके बाद में करते हैं अपने यहाँ पर, देखते हो। कोबाल्ट ही है तो फिर आपको भी एटॉमिक नंबर भी याद हो गया होगा। सब लोग करेंगे बेटा इसको। सर इसका चार्ज क्या है? निकाल बेटा, एक्स मेथड से निकाल। ओके सर। निकाल तो वो IUPAC में निकाला है ना, ऑक्सीडेशन नंबर सब। हाँ सर। कैसे निकालेंगे चार्ज? कोबाल्ट का एक्स लेंगे, एक हाँ सर। फ्लोरीन का -1, 6 माइनस फ्लोरीन -6, -6। एक माइनस फ्लोरीन का सिक्स। माइनस,
6 का माइनस, हाँ। और और ओवरऑल कितना दिया है इसमें? -3 प्लस प्लस माइनस 3 आ गया। है ना, +3 आ गया बेटा। हाँ सर। सर फ्लोरीन वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग? वीक वीक बेटा। पेयरिंग वो नहीं करवा पाएगा, बस याद रखना है आपको। फोर एस के बाद हो गया 4p, लेकिन अपने को कितने डब्बे की जरूरत है? 6। और पूरे पूरे खाली चाहिए बेटा लिगेंड को। लिगेंड ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं तेरे साथ पेयरिंग कर लेता हूँ, पूरे डब्बे खाली चाहिए उसको। तो 3D में उसको एक भी डब्बा खाली नहीं मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि वो बेचारा वीक पड़ गया। 4s में एक खाली मिल रहा है, 4p में 3 खाली मिल रहे हैं, फिर भी उसको और 2 चाहिए, तो 4d को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। और अब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को पुट कर रहा है इसके अंदर। टोटल कितने हैं? 12। ठीक है, इस तरह से। और अब चेक कर लो हाइब्रिडाइजेशन। sp3 के बाद D2। देखा आपने, पहला वो D2 sp3 आया था, ये sp3 D2 आया। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। शेप को इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक नेचर, अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गए होंगे बेटा आपको। यस 3D के सर। अंदर 4 4। पैरामैग्नेटिक। 4 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पिन भी कैसा हो गया? हाई। हाई। और वो कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया? इनर नहीं, आउटर। आउटर। क्यों आउटर? क्योंकि 4D को यूज कर रहा है वो। ठीक है, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गया होना चाहिए आपको। यस सर।
ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग ना पूरा? यस सर। ठीक है, देख लो क्या डिफरेंस आया है इसके अंदर, पूरा का पूरा मैंने बहुत अच्छे से बना के दिखाया है इसको। शुरुआत का पार्ट तो सेम रहा बेटा इसके अंदर, 3d6 4s0 तक। एक की चीज फर्क हो गई इसके अंदर कि NH3 जो था वो स्ट्रांग था और F जो था वो वीक था। तो NH3 पेयरिंग करवा दिया, F पेयरिंग नहीं करवा पाया। ठीक है, बस ये डिफरेंस था इसके अंदर। हाइब्रिडाइजेशन, वो NH3 तो उनको धक्का मार के उधर पहुंचा दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन उसकी वजह से D2sp3 हो गया। और COF6 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहा। शेप दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल है। मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का फर्क आ गया इसके अंदर। स्पिन में लो स्पिन हाई स्पिन का फर्क आ गया, और एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना बेटा? बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को VBT के ऊपर, और वो गिव रीजन टाइप के होते हैं, इसलिए एक ही पेज पे मैंने दोनों बना दिया आपको। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका CONH3 6+3 है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वेर एज COF6-3 इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। गिव रीजन फॉर दैट। तो आपको ये दोनों का वैलेंस बॉन्ड थियरी इस तरह से, जिस तरह से मैंने लिखा है उसको सॉल्व करके बताना रहता है आपको। ठीक है, पूरा का पूरा जब आप सॉल्व करोगे तभी तो आंसर निकलेगा बेटा लो स्पिन और हाई स्पिन का। आपसे यस पूछेगा सर। कि जो NH3 6+3 है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है, whereas COF6-3 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। प्रूफ दैट, प्रूफ करो इसको कैसे। तो ये सब चीजें जो होती हैं बेटा वो आप लोग को प्रूफ करने को आती है, तो इतना ध्यान देना बेटा, है ना? खाली NH3 को भी फिलहाल के लिए याद कर लो स्ट्रॉन्ग, और F को याद कर लो वीक। बाकी CFT में आपको पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल जाएगी बेटा। ये साल जो आपके नीट का एग्जाम हुआ है उसके अंदर लिगेंड का ऑर्डर ही आपसे पूछा था। ये बार जो अभी जो 3-4 दिन पहले नीट का एग्जाम हुआ ना बेटा, उसके अंदर आपसे यही पूछा था। 4 लिगेंड दिए हुए थे और बोला था कि इनको इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करो, बस यही क्वेश्चन आया था। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करके होती है, उसके अंदर 10-15 होते हैं, वो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए होते हैं। अगर आपको वो याद थी तो आप इस बार का नीट का इस चैप्टर का क्वेश्चन आप इजीली कर पाते बेटा, है ना? तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए थे ये बार, एकदम इजी लेवल का पेपर था। बहुत नीट का पेपर बहुत इजी लेवल का था ये साल का। तो भाई कंप्लीट जो, हाँ 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 आप सुपरस्टार हो ना भाई। क्या हुआ? એ ભૂ તો ચવાવાનું જ એટલે ગૂંચ વાળો તો થવાનો જ। चलो इसमें कुछ कंफ्यूजन बेटा एडिशन में? अच्छा, इन लोग की आवाज आ रही है क्या? कंफर्म? हाँ हाँ सर, सर। उनका माइक सर गुंजन सर को, कंफर्म ना गुंजन भाई? सर, गुंजन सर, चलो ठीक है, ओके बेटा। सर गुंजन सर। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किया। अभी स्पीकर बंद होगा। और एक उसकी मेथड है, जाके आता हूँ, वो मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं। इसके मैं PDF भेजता हूँ ग्रुप चलो पे, सर तो उनका भी और बंद भी कर हाँ रहे भैया हैं जतिन को ग्रुप ग्रुप में। में ऐड कर लेना भाई अपना। जय ओके, चलो मिलते हैं बेटा। और हाँ जीनाई मैं तुझे अभी कॉल कर रहा हूँ बेटा, जरा कॉल रिसीव करना, थोड़ा काम है। बाय बेटा। चालू है क्या आपकी पूरी आवाज सुनाई दे रही थी, बंद किया क्या? नहीं सर चालू ही है सर। લોચો વળી ગયો. બહુ મોટો. આ જીનાઈ કોઈ નવું આવ્યું લાગે છે. રેકોર્ડિંગ ચાલુ, શાંતિ રાખની, શાંતિ રાખ, રેકોર્ડિંગ ચાલુ. બરાબર.
चलो हाँ सर। हो गया बेटा, समझ में आ गया आपको कैसे किया ये सब पूरा आज का काम, है ना? हाँ सर। Yes, sir. थियरी वाला, है ना? तो ये थोड़ा अच्छे Yes, से sir. रिवाइज कर लेना आप लोग। तो हम लोगों का कहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना इसमें? सेकंड वाला भी पूरा कंप्लीट हो गया ना? देखो इसमें sp3d2 आया, ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक, हाई स्पिन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे लिखा है इसने ऊपर कि NH3 और CN जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो आपको ना होमवर्क करके रखना है थर्ड वाला, हाँ सर। NiCN4-2 का VBT सॉल्व करना है बिना देखे, और NiCl4-2 का VBT सॉल्व करना है बिना देखे। ठीक है? Okay, sir. NiCN4, CN स्ट्रॉन्ग है, फिर से थर्ड वाले का जो लिगेंड है CN वो स्ट्रॉन्ग है, और जैसा फ्लोरीन वीक था ना वैसे क्लोरीन भी वीक है। ठीक है? ओके सर। तो स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। तो ये फोर्थ वाला पार्ट तक आप कंप्लीट करके रखना, फिर अपने को नेक्स्ट लेक्चर में CFT चालू करने की रहेगी। अगर आपको थर्ड और फोर्थ खुद से आ गया तो, और अगर नहीं आया तो मैं समझाऊंगा और फिर CFT स्टार्ट करूंगा। ओके सर। ठीक है बेटा? Yes. Okay, sir. ओके सर। ओके। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.